मित्रों, CIS कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे CIS कंपटीशन कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें चलती हैं। तो ऑनलाइन क्लास जो चल रही है आप लोगों को मालूम ही होगा, और ऑफलाइन की क्लास हमारी 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। और आप लोगों को अब यह सोचना होगा कि 7 बजे से 6 बजे तक हम पढ़ेंगे कैसे। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है। आपको यह ध्यान देना होगा कि सुबह 7 बजे से जो भी क्लासें हमारी हैं, जैसे UPP हुई, SSC हुई, बैंक हुई, रेलवे हुई, तो ये सभी क्लासें जो हैं वो अपने समय समय पर निर्धारित हैं। जैसे हमारी UPP की क्लास 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, SSC बैंक की क्लास भी 7 बजे से 10:30 बजे तक अलग अलग प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी तरह से हमारे टाइम टेबल निर्धारित किए गए हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि UPP, SSC, बैंक, रेलवे इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं उनकी जो तैयारी हमारे यहाँ हो रही है, उसके साथ साथ TGT और PGT, नेट, JRF और सिविल की भी कक्षाएं हमारे यहाँ चलती हैं। तो उसमें कुछ कक्षाएं हमारी ऑनलाइन दी जा रही हैं। तो जैसी आप लोगों की मांग होगी वैसी ही हम कक्षाएं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो पता भी हमारा मालूम ही होगा कि CIS कंपटीशन कोचिंग जो वाजिदपुर तिराहे पर स्थित है, B2 मॉल के सामने। तो कुछ हमारे मित्रों का जवाब आया, प्रश्न भी आया कि सर क्यों नहीं आप जैसे अन्य कक्षाएं दे रहे हैं उसी तरह से यदि हमारे घर में कुछ पास पड़ोसी और कुछ विद्यालय से संबंधित लोग भी हमसे मिले, तो उन्होंने कहा कि सर हिंदी की क्लास जो इंटर में जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके लिए यदि आप हिंदी काव्य संकलन या अब आ गया है काव्यांजल, उसका जो है यदि आप ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते तो बड़ी ही आपकी कृपा होती। तो हमारे विचार में भी आया, हमने भी सोचा कि क्यों ना जो है हम जो इस साल इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, चाहे वो आर्ट के हों चाहे वो साइंस के हों, तो उनको जो है हम काव्यांजल के जो उनके चैप्टर निर्धारित किए गए हैं उनको हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, कारण उसका बनता है, उसका कारण ये बना कि हम लोगों के भी समय में होता था और वो आज भी प्रथाएं चल रही हैं कि जो साइंस के हमारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो साइंस की कक्षा है, जैसे मैथ हुआ, साइंस हुआ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हुआ या इंग्लिश हुआ, ये सब जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं ये तो कक्षाएं बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन जब हिंदी की क्लास आती है तो वो गायब होना शुरू हो जाते हैं क्लास से, थोड़ा रुचि कम लेते हैं। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आज अधिकांशतः जितनी भी परीक्षाएं या प्रतियोगिता कराई जा रही है उसमें हिंदी बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ये आप लोगों को मालूम होगा। हाँ भाई, मेडिकल लाइन में चले जाइए, इंजीनियरिंग लाइन में चले जाइए तो वहाँ अलग है, लेकिन भाषा की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम आपके बीच पहले दिन की क्लास है, और जो हमारे स्टूडेंट्स इंटर में पढ़ रहे होंगे तो जो उनके काव्यांजलि में जो पाठ निर्धारित किए गए हैं तो मैं उसी का जो है अनुवाद आप लोगों के बीच में करूँगा। तो ध्यान रहे कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करिए। तो ये अधिकांशतः जो है ध्यान रहे कि इंटर के बच्चों के लिए है। तो पहला जो आपका चैप्टर काव्यांजलि में निर्धारित किया गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और जीवन परिचय आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम उनके बारे में जो उन्होंने एक अपनी कविता कहा जाए या उनकी रचना कही जाए, तो रचना सबसे पहले
आपको मिलेगा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो है चैप्टर का नाम है प्रेम माधुरी। तो यहीं से शुरू होता है इंटर का चैप्टर। तो विद्यार्थी लोग ध्यानपूर्वक, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हों, जो स्टूडेंट, वो अपनी किताब को भी सामने रख सकते हैं और वहाँ से भी हमारे द्वारा जो बताए गए अर्थ हैं उनका जो हिंदी अनुवाद है या जो व्याख्या कह सकते हैं वो आपको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो प्रेम माधुरी चैप्टर है, आप लोगों को मिल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भक्ति मार्ग के माध्यम से यहाँ पर इस कविता का वृत्तांत प्रस्तुत किया है। तो हम अब शुरू करते हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद जथारथ होत जथा है, और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। और जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब विरथा है, और बावर हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विधा है। अब ध्यान रहे, हर पद को मैं अलग अलग ढंग से आपको समझाऊंगा तो आपको भी आसानी हो जाएगी। तो पहली पंक्ति देखिए, मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद जथारथ होत जथा है। ध्यान रहे मित्रों, आप लोग जब व्याख्या करते होंगे तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं और फिर लास्ट में दिया जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। माने क्या काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत कि माने इस काव्य की जो रचना की गई है, जो पद को लिखा गया है, इसमें क्या आपको बहुत सुंदर लगा, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इसमें। तो उसमें रस, अलंकार, छंद ये सब आ जाते हैं। नायक नायिका का विरह दशा का वर्णन हो जाता है। यही सब काव्य सौंदर्य के तत्व माने जाते हैं। तो हम प्रत्येक पंक्तियों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक ब्रज बाला का वर्णन किया है कि एक ब्रज की स्त्री या नायिका कह लीजिए, नायिका कह रही है गांव में घूम रही है और जो गांव के लोग हैं उससे यह पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों घूम रही हो। तो वह नायिका जो है कुछ जवाब उनका नहीं देती। वो करती क्या है, वो अपनी सहेली के पास जाती है। ये प्रसंग में भी आप लिख सकते हैं। जाती है और वहाँ अपनी मनोव्यथा का उस नायिका से वह नायिका उस स्त्री से वर्णन करती है। उसको अपनी सखी मानती है, कहती है कि हे सखी, ये लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं इन लोगों को बता दो, या मैं यह कहना आपसे चाहती हूँ कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद जथारथ होत जथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इस संसार में प्रेम का मार्ग या प्रेम को समझने वाले बहुत ही कम होते हैं। बात समझ में आ गई? जो है बिरले ही, अर्थात बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो प्रेम को समझें या प्रेम के मार्ग को समझें, क्योंकि प्रेम का मार्ग क्या है, बहुत ही कठिन है। और लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। आप लोग देखते होंगे कि प्रेम बड़ा अच्छा शब्द भी है और कुछ लोग सोचने वाले दूसरा अर्थ भी लगा लेते हैं। दोनों चीज़ें हैं, गलत भी नहीं है। तो प्रेम जो है यह, इसमें बदनामी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है।
इसमें कुछ लाभ नहीं है, बल्कि क्या है, बदनामी ही होने वाली है। लेकिन जो प्रेम के मार्ग को समझ गया वह उसको बदनाम नहीं कर सकता। लेकिन ये ब्रजवासी प्रेम को और प्रेम के मार्ग को क्या समझे। जानत है जियो मेरो भलो विधि और उपाय सब व्यर्थ है। लेकिन मैं क्या हूं, मैं प्रेम को, प्रेम के मार्ग को समझती हूं और इसका जो मुझे कष्ट है, जो मैं विरह दशा से पीड़ित होकर के इधर उधर घूम रही हूं, यह मुझे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं। उसी कारण यह जो है मेरी दशा हुई है। और उसका उपाय क्या है, उसका उपाय है कि यदि मैं श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती तो यह जो मुझे लोग पागल बुला रहे हैं या मेरी जो मनोदशा पर हंस रहे हैं, ऐसा वो नहीं करते। तो और यही उसका उपाय है। आगे बांवर हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिठा है। इसलिए मेरा क्या उपाय है, मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे, यह मुझे भली भांति पता है। तो इसलिए ये जो ब्रजवासी मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, यह मुझे अनायास पूछने का प्रयास कर रहे हैं। और बांवर हैं तो ये क्या है, ये सब पागल हैं जो मुझसे अनायास मेरे कष्टों को पूछने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सखी, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मुझे क्या कष्ट है और मेरे कष्ट का निवारण किस प्रकार से होगा, वह मुझे पता है। तो ये भाई पंक्ति थी आपकी इस पंक्ति की। अब दूसरी पंक्ति में चलिए। काव्य सौंदर्य तत्व तो आप जान ही गए हैं, ब्रजभाषा का देखिए प्रयोग किया गया है इसमें, और उपमा रूपक अलंकार भी हैं इसमें, अनुप्रास भी है। तो ये आपको हमने बताया था कि व्याकरण की क्लास हमारी प्रियंका मैडम के द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ भी आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। हमने काव्य को सराहा है इसमें और यह आपको बताने का प्रयास किया है कि देखें, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला है रो कहीं जो तो या मंगल होय और प्रेम न सह जो कहें पिय जाइए, और जो कहें जाऊँ न तो प्रभुता जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह क्यों पति आई है, और तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। बहुत बढ़िया पंक्ति है ये, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों के साथ भी ये घटनाएं होती होंगी। ध्यान दीजिए, यदि आप लोग कभी घर से निकलते होंगे या आपके घर वाले घर से कभी निकलते हैं, बच्चों को देखते होंगे या बड़े लोग भी टोक देते हैं, और कहाँ से, पीछे से। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन है किंवदंतियाँ हैं भाई, माना जाता है। तो वही वर्णन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है, और बहुत बढ़िया पंक्ति है, और इसका जवाब भी नहीं है कुछ। सोच समझ करके आप जवाब, अपना कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अब रही बात कि है क्या चीज़, देखिए इस वृत्तांत में यह प्रस्तुत किया गया है कि एक नायक जो है अपने घर से जा रहा है परदेश, और नायिका अर्थात उसकी स्त्री जो है वह उससे कह रही है कि हे प्रियतम, आप जा रहे हैं, यदि मैं आपको जाते समय टोक दूं तो आप बुरा मान जाएंगे, रोक दूं तब भी अनहोनी मानी जाती है, टोकने पर भी मानी जाती है। तो यही वृत्तांत है। आगे देखिए पंक्ति कैसे आपको स्पष्ट होगी। रोक ही जो तो अमंगल हो, नायिका कह रही कि हे प्रियतम,
यदि आप परदेश जा रहे हों, यदि मैं आपको उस समय रोक दूं, तो रोकना क्या माना जाता है? अमंगल, अशुभ हो, तो अमंगल माना जाएगा, अशुभ माना जाएगा, आप भी मानेंगे। और कहा कि और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और यदि मैं उस समय आपसे कुछ कहूँ भी ना और आप क्या करें? चले जाएं, तो इसका यह अर्थ लोग निकालेंगे, आप भी सोचेंगे, आपके मन में भी होगा कि आप मुझे आपसे प्रेम नहीं, इसलिए मैंने कुछ आपको जाते समय टोका रोका नहीं। दोनों बातें आ रही हैं। अगला देखिए, और जो कहें जाहूं न तो प्रभुता, और यदि मैं प्रेम समझकर, अपनत्व समझ करके, प्रभुता स्वामित्व, यदि मैं आपको रोकना चाहूँ, रोक दूं, तो लोग यही समझेंगे कि मैं आप पर स्वामित्व का अधिकार जमा रही हूँ। और कछु न कहें तो स्नेह न साई, और यदि मैं कुछ बोलूँ भी न, टोकूँ न, रोकूँ न, कुछ न कहूँ, तो भी आप समझेंगे कि मुझे आपसे प्रेम तनिक भी नहीं है, इसीलिए इसने कुछ मुझे कहा नहीं है। ये चीज़ें होती हैं कि नहीं? तो ऐसी दशा में अब वह नायिका पूछ रही है कि जो हरिश्चंद्र कहें तुम्हारे भी, आगे भी पंक्ति है, देखिए हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि वह नायिका कह रही है कि यदि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे यह कह दूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगी, यदि आप चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, और न तो कहें यो पति आइए, और नहीं रह पाऊंगी माने क्या करेंगे? कि यदि आप चले जाएंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी, माने मैं मर जाऊंगी, ऐसी बातें आती हैं। तो इस पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम बातें होती हैं। ऐसी दशा में अब अंतिम पंक्ति आ रही है, अब इसी पर आपको जवाब देना है। इसका कमेंट हमको आप जरूर लिखिएगा कि तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। तो ऐसी परिस्थिति में हे प्रियतम, कौन कौन सी परिस्थितियां आई? परिस्थितियां ये आई कि यदि मैं आपको जाते समय रोक दूं तो अमंगल होगा, यदि कुछ न कहूं तो यह होगा कि मुझे आपसे प्रेम नहीं है, और यदि मैं आपको रोकने का प्रयास करूं तो आप ये सोचेंगे कि मैं आप पर प्रभुता, लोग ये सोचेंगे कि मैं आप पर स्वामित्व का अधिकार जमा रही हूँ, मुझे आपसे कोई प्रेम नहीं है। और अंत में यह कि मैं जो है यदि यह कह दूं कि आप चले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी आपके बिना, तो यह भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हे प्रियतम, आप मुझसे यह समझाइए, बताइए, बताने का प्रयास करिए कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। इसका जवाब हमें आप लोगों के माध्यम से है कि क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है। तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए अगली पंक्ति और बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि उनकी जो भी गद्य भी देख लीजिए, पद्य भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया वर्णन इन्होंने किया है। गद्य में एक आपने पढ़ा होगा, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, पाठ बहुत बढ़िया उन्होंने उसमें कटाक्ष भी किया है और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग किस प्रकार से, हमारे तो भारत का विकास कैसे होगा, अनेक प्रकार के उदाहरण दे करके वहाँ पर उन्होंने समझाया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कि हमारे बीच जो मनोव्यथाएं, मनोदशा जो है, उसका उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है। देखिए, आजुल जौन मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, और मेरो राह न है कछु नाही सब फल आपन भागक पावें। और जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें, और प्यारे जो है जग की वह रीति विधा के समय सब कंठ लगावें।
कुछ तो स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं, समझाने का भी प्रयास भी लोग करते हैं। पंक्तियों का जो पढ़ने का यह क्रम होता है, इसीलिए देखिए है गद्य और पद्य में अंतर बताया गया है। गद्य को गेय नहीं कहा जा सकता, गाया नहीं जा सकता, लेकिन पद्य क्या होता है? गेय पद है, यही है अंतर। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, और जब आप रुक रुक करके पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट होती चली जाएगी। यहाँ पर देखिए प्रसंग में आपका बनेगा कि यहाँ पर एक विरहिणी नायिका, वह अपने नायक से अंतिम समय के लिए क्या कह रही है। अंतिम समय माने वह उसके अब प्राण पखेरु, माने उसके प्राण निकलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में वह अपनी प्रियतम को अपने पास बुलवाती है और क्या क्या कहती है, यही वृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे, देखिएगा कि आज जौन मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति। हे प्रियतम, नायिका कह रही है कि हे प्रियतम, आज तक जो आप नहीं हमसे मिले, वियोग श्रृंगार रस है, आज तक आप जो हमसे नहीं मिले, अर्थात हमारी आपकी जो शादी हुई, शादी के बाद भाई लोग आते हैं घर, तो श्रृंगार रस होता है इस वृत्तांत में, और श्रृंगार का जो वियोग भाव है इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो नायक नायिका का जो मिलन था वह समझा रही है कि वह तो जो नहीं हुआ, अर्थात हमारा और आपका जो मिलन नहीं हुआ, प्रेम का जो भाव होना चाहिए, वह प्रेम का भाव मैं आज तक आपसे नहीं पाई। लेकिन उसके बाद भी यह पूरा संसार या हम लोगों को जानने वाले क्या जाने कि मैं आप ही की पत्नी हूँ। स्पष्ट हुई। और मेरा उराहना हो कछुनाई सबे फले आपने भाग को पाऊँ। इसलिए हे प्रियतम, इसमें भी अब जो मैं आपको यह बातें बता रही हूँ कि मैं आपके प्रेमत्व को, प्रेम को कभी नहीं पाई, तो मेरा यह उलाहना नहीं है। इसको आप तनिक भी अपने मन में मत रखिएगा कि मैं आपको उलाहना दे रही हूँ जाते समय, बल्कि यह क्या होता है, यह प्रत्येक व्यक्ति का, जब इस संसार में व्यक्ति जीव पदार्पण करता है तो अपने कर्म के अनुसार कर्म करते हुए फल की इच्छा रखता है। तो हो सकता है कि मैंने ऐसा कर्म ही किया था कि जो आपके प्रेमत्व को प्राप्त नहीं कर पाई, तो यह हमारे जो कर्म में लिखा था वही इसका फल था। आई बात समझ में? तो यह हमारे क्या था, कर्म में लिखा ही हुआ था कि मैं आपके प्रेमत्व को नहीं पाऊंगी। अगली देखिए पंक्ति, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले नहीं तासो सुनावन। हरिचंद जी कहते हैं कि वह विरहिणी नायिका कह रही कि हे प्रियतम, जो भया सो भया, माने जब से मैं आपके साथ आई और आज भी हूँ, उसके लिए मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। और आप भी क्या करिए, उसे भूल जाइए, अपने हृदय में मत रखिएगा। लेकिन अब एक चीज, हमारी बात को बहुत गौरपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनिए कि मैं अब आपसे यह जो कहने जा रही हूँ, इसको ना मत करिएगा, इसको इनकार मत करिए। क्या है देखिए अगली पंक्ति कि प्यारे जो हैं जग की यह रीत विदा के समय सब कंठ लगाओ। बहुत बढ़िया पंक्ति है। प्यारे जो हैं जग की, वह नायिका करे कि हे प्यारे, हे प्रियतम, इस संसार की यह रीति है, यह परंपरा है कि जब कोई इस संसार से जाता है, अर्थात मृत्यु, प्राण पखेरु होने वाले होते हैं, तो ऐसी दशा में मिलने वाले तो आ ही जाते हैं, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो।
तो कहने का भाव यहाँ यह भी दे दीजिएगा कि यदि आपने मुझे दुश्मन ही समझा, वो नायिका कहना चाह रही है, तो दुश्मन को भी लोग अपने गले से लगा लेते हैं उस स्थिति में, उससे मिलने आ जाते हैं। तो मैं तो आपकी पत्नी थी, इसलिए हे प्रियतम, मैं अब हमारे प्राण पखेरु कुछ ही पलों में निकलने वाले हैं, उड़ने वाले हैं, इसलिए ऐसी दशा में मुझे आपसे यही विनती है कि मुझे आप गले से लगा दीजिए। क्यों? अब देखिए यहाँ कारण भी दिया है, क्योंकि यदि आप इस पर भी यदि मान रहे हो तो यह भी देखिए कि संसार की यह रीति है, ये प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगाओगी। हे प्रियतम, इस संसार की यह परंपरा मेरी परंपरा नहीं है, इस संसार की यह परंपरा है कि इस संसार से जब लोग विदा होते हैं तो क्या करते हैं, लोग उनसे मिलने आ जाते हैं, उन्हें गले से लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग देखिए घर में जब आपके बहुत करीबी लोग होते हैं तो वो जो बिछड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, गले लगते हैं। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए कि जब, बढ़िया उदाहरण ले लीजिए कि जब कोई लड़की अपने घर से विदा होती है तो उस समय लोग जो है वो, कुछ लोग होते भी हैं भाई कि मान लेते हैं, तो स्वभाव ऐसा निकलता है कि कुछ लोग उसी लड़के से नाराज़ भी रहते हैं। जब कई परिवार होते हैं, कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उस लड़की को लोग गले से लगा लेते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो माने जब विदाई हो रही है तो लोग गले से लगा ले रहे हैं। तो हे प्रियतम, मैं तो इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रही हूँ, तो मुझे भी आप अपने गले से लगा लीजिए। स्पष्ट हो गई बात। अब अंतिम पंक्ति देखिए, बस इसी के बाद अगले चैप्टर में मैं मिलूँगा कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो उन सो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये भी बहुत बढ़िया पंक्ति है। और ये देखिए यहाँ पर उद्धव जी श्री कृष्ण का जब संदेश लेकर के ब्रज आए हुए हैं तो वह ब्रज नायिका, ब्रज की स्त्री उद्धव जी से कहती है, क्या कह रही है, बहुत समझाया है कि आप लोग श्री कृष्ण को भूल जाइए। मिलेगा सूरदास जी की पंक्तियों को आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो यहाँ भारतीय जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा है कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से करें कि हे उद्धव जी, आपने बताया श्री कृष्ण के बारे में, ब्रह्म के बारे में, श्री कृष्ण को हम लोग भूलें, आपके ब्रह्म को याद करें। और ब्रह्म क्या है आपका, हर जगह कण कण में व्याप्त है। ये बातें आप ही नहीं, हम लोग भी जानते हैं। बात हुई स्पष्ट। अगला, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानत है। लेकिन उसके बावजूद आप ये भी जान लीजिए कि हम लोगों का ये जो मन है, जो हम लोगों का ज्ञान है, सोचने की जो क्षमता है, यह आपके उस ब्रह्म को मानने से इनकार कर रहा है। अर्थात जब तक हम लोग श्री कृष्ण को देख नहीं लेंगे, उनके बिना यह सब आपका ज्ञान, यह उपदेश देना क्या है, बेकार है। ये मानने के लिए हमारे मन तैयार ही नहीं है। तो उद्धव यह कहियो उन सो हम और कछु नहीं है। तो इसलिए हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण से जाकर के, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि हम आपके ज्ञान का जो उपदेश दे रहे हैं उसको सुनने के लिए, उसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं। इतना ही नहीं, तो ये प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मन। यदि हम लोगों ने मान भी लिया, ठीक है, हम आपके ज्ञान का उपदेश जो दे रहे हैं वो मान लिए, लेकिन हे उद्धव जी जाकर के श्री कृष्ण से यह कह देना कि हम लोग भले मान जाएं कुछ क्षण के लिए, लेकिन ये जो आँखें
जो आपके दर्शन के बिना दुखित हो गई हैं, सूखी हो गई हैं, आपके राह को निहारने के लिए निहारते निहारते खोखली सी हो गई हैं, बिना आपके दर्शन के इन आँखों में वह फिर शुभ अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात आपके दर्शन प्राप्त हो जाने पर ही यह आँखें सुख का अनुभव करें। तो धन्यवाद। ये पंक्ति आपकी प्रेम माधुरी खत्म हुई। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरह से आपकी इच्छा के अनुसार हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ध्यान रहे, हमारा नंबर है 96 96 46 32 00। दूसरा नंबर है 70 54 210 616। इस पर आप संपर्क करेंगे तो हमारे CIS कंपटीशन कोचिंग में वो नंबर अवेलेबल रहेगा, और आपसे जो भी आपकी खामियां हैं, कमियां हैं, वो दूर की जाएंगी। तो एकेडमिक की नहीं, वनडे की जो हमारी क्लास है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक चलती है, आपको बता दिया गया है। TGT PGT सिविल JRF नेट इनकी भी सभी कक्षाएं हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा निर्धारित की गई हैं, वो भी अपने समय समय पर चल रही हैं। तो जिन लोगों को यहाँ पर प्रवेश लेना हो या किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना हो तो वो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर है हमारा 96 96 46 32 00। दूसरा नंबर है 70 54 210 616। हमारा पता है CIS कंपटीशन कोचिंग B2 माल के सामने, उत्सव मोटल के ठीक सामने, वाजिदपुर तिराहा जौनपुर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, लेकिन आपके कमेंट के द्वारा। यदि हमको आपने कमेंट किया, आपकी इच्छाएं हुई, तभी हम आपको आगे क्लास प्रोवाइड करेंगे।